डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी सिविल जज एपीओ की तैयारी करने वाले छात्रों का स्वागत करती है। कल अपने लेक्चर में हमने आपको बताया था यूपी सिविल जज मुख्य परीक्षा में लोकल लॉ के महत्वपूर्ण प्रश्न, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कहाँ कहाँ पे हैं यह भी हमने आपको बताया था। लेकिन एक लोकल लॉ कल छूट गया था जिसका नाम है रेवेन्यू कोड। इस रेवेन्यू कोड पर हम आज आपको चर्चा करने जा रहे हैं और आईपीसी पर। रेवेन्यू कोड में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 23, 24, 25 को होने वाले हैं, आएंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेन्योर होल्डर, कितनी प्रकार के जोतदार राजस्व संहिता में हैं, एंड देयर राइट्स, और उनके अधिकार क्या हैं, एंड आल्सो डिस्कस रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, इन भूमिधरों द्वारा ट्रांसफर पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कितने प्रकार के जोतदार हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और अगर वे जमीन को बेचते हैं तो उनके बेचने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उत्तर राजस्व संहिता के धारा 74, 75, 76, 78, 147 में दिया है। इसके बाद इनके अधिकारों पर चर्चा अगर करें तो इनके अधिकार 79, 80 ये रेवेन्यू कोड की धाराएं हैं, 88, 108, 107 और 116 में इनके अधिकार दिए गए हैं। अब तीसरा पार्ट है कि अधिकार में एक राइट है इनका ट्रांसफर करने का, अपनी जमीनें ये बेच सकते हैं। इस ट्रांसफर के राइट पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन में पहला रेवेन्यू कोड की धारा 89, दूसरा 90, तीसरा 91, चौथा 98, पांचवा 99, छठा 100 और सातवां 94। अगर ये भूमिधर अपनी जमीनें बेचते हैं तो ये प्रतिबंध हैं, कहीं पर एससी पर, कहीं पर एसटी पर, कहीं पर विदेशी व्यक्ति को भूमि लेने पर। इसके बाद इन प्रतिबंधों को अगर कोई पालन नहीं करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसका परिणाम रेवेन्यू कोड के सेक्शन 104 और 105 में दिया गया है। अर्थात रेवेन्यू कोड 104, 105 में वह अंतरण शून्य हो जाएगा और जमीन सरकार के पास चली जाएगी। तो रेवेन्यू कोड का पहला सवाल आपने देखा। अब रेवेन्यू कोड का जो दूसरा सवाल है वो कौन बन सकता है यूपी सिविल जज मेंस में, वह है ग्राम पंचायत के संपत्ति की क्षति करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। ग्राम पंचायत की संपत्तियों को अगर कोई क्षति पहुंचाता, डिस्ट्रॉय, नष्ट करता है, तो राजस्व संहिता की धारा 67 लिखना है आपको। 67 में पूरा आप अपील तक, कमिश्नर के यहाँ अपील तक का पूरा वर्णन करिए। तीसरा सवाल है म्यूटेशन या दाखिल खारिज। दाखिल खारिज पर शॉर्ट नोट 33 एंड 34 को उसमें लिखिएगा, सेक्शन 33, सेक्शन 34। अगला क्वेश्चन है सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट।
गांव में मेड़ों के लेकर के जो डिस्प्यूट होता है, उस विवाद पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका उत्तर 24 रेवेन्यू कोड में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जमीनों पर किसानों को मालगुजारी देना पड़ता है। अगर मालगुजारी वो नहीं देते हैं तो वह मालगुजारी कैसे सरकार उनसे वसूलती है? कोएर्सिव मेथड, परिपीड़क तरीका, उस पर सवाल कि बकाया मालगुजारी अगर कोई नहीं देता है तो रेवेन्यू कोड में उसके वसूल करने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर 167 से 178 में है, 167 से 178 में है। रेवेन्यू कोड का अगला सवाल, अगर ज्वाइंट होल्डिंग है, संयुक्त खाता है, तो उस खाते का बंटवारा जोतदार टेन्योर होल्डर आपस में कैसे करेंगे? पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग, संयुक्त खाते का बंटवारा कैसे करते हैं जोतदार? इसका उत्तर रेवेन्यू कोड के सेक्शन 116, 116, 117 और रेवेन्यू कोड का जो रूल्स है उसके 108 और 109 में दिया गया है। तो रेवेन्यू कोड का इन सेक्शनों को आप अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा डिक्लेरेटरी सूट आप पढ़ लीजिएगा, तो रेवेन्यू कोड के लगभग क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे। अब आते हैं आईपीसी। आईपीसी में आपका इंपॉर्टेंट है पहला सवाल, सभी हत्या सदोष मानववध हैं। ऑल मर्डर इंक्लूड कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड नॉट मर्डर। सभी हत्या मानववध हैं लेकिन सभी मानववध हत्या नहीं है। इस कथन की व्याख्या करते हुए केस ला दीजिए और आपराधिक मानववध हत्या में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा और किसी जज का कोई स्टेटमेंट है, डॉक्टर अरिजित पशायत का, वो स्टेटमेंट इसमें डालिएगा। डॉक्टर अरिजित पशायत जस्टिस थे, उनका स्टेटमेंट है इसमें, उसको लिखिएगा। अंतर पे पुन्नैया की केस लिखिएगा। दूसरा सवाल आईपीसी पे है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या है, अन्यायिक दायित्व क्या है। 34 और 149 के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच में अंतर बताइए। इसमें आप 34 लिखिएगा, महबूब साहब नाम एम्परर और वारेंद्र कुमार घोष लिखिएगा। 149 भी थोड़ा सा लिख के राम जतन बनाम स्टेट ऑफ यूपी लिखिएगा और फिर दोनों धाराओं का अंतर बताइएगा और फिर बताइएगा कि दोनों धाराओं के बीच अंतर जो उपरोक्त हमने बताया है ये नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में बताया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आईपीसी का। अब तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रमणकारी की मृत्यु कब की जा सकती है? एक सवाल ये रहेगा और यही सवाल दूसरे रूप में है कि आत्मरक्षा का अधिकार डिफेंस का है, बदला लेने का नहीं। यानी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यह आत्मरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। इस प्रश्न में कोटेशन है, इस प्रश्न में 99 लिखिएगा, चारों पैरा लिखिएगा और चौथे पैरा में जहां है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतना ही बल प्रयोग किया जाए जितना प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद अहमद खां बनाम मध्य प्रदेश राज्य लिखिएगा केस कि आत्मरक्षा के अधिकार में कितना बल प्रयोग किया जाए
इसे किसी सोने की तराजू पे नहीं तौला जा सकता है। और फिर मुन्ने खां की केस, मुन्ने खां बनाम स्टेट, इन दोनों केसेस को जब लिख देंगे, 95 के चारों पैरा लिख देंगे, चौथे पैरा की व्याख्या कर देंगे, तो फिर ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होता है अगला क्वेश्चन, अपराध समाज के विरुद्ध विद्रोह है और समकालीन सभ्यता पर हमला है। इसको आप निर्भया कांड से समझा के लिखिएगा कि निर्भया कांड में पूरा भारत जो है बलात्कार के विरुद्ध खड़ा हो गया था। तो हमने 299, 300, 34, 149, शरीर की आत्मरक्षा में मृत्यु, अपराध समाज के विरुद्ध विद्रोह है, समकालीन सभ्यता पर हमला है, ये 4 क्वेश्चन आपको बताया। चौथे क्वेश्चन में निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसी के आधार पर बता देना कि पूरे भारत में एक जागृति आई, एक लड़की के मारने बलात्कार करने पे फिर एक नया कानून बना, यही समाज पर हमला है। तो ये रहा आपका रेवेन्यू कोड पर आईपीसी पर सवाल। आज यहीं तक, शेष हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।